नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। बात सबसे पहले वैक्सीन की किल्लत की। दरअसल देश में वैक्सीन की किल्लत पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही है। कोई भी महामारी से हुई मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और तीसरी लहर की आशंका पर भी किसी के पास कोई ठोस प्लान दिखाई नहीं दे रहा। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवालों से घिरी सत्ताधारी बीजेपी ने दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का सारा ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। लेकिन चंद घंटे के भीतर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए। बोले महामारी की जिम्मेदार मोदी सरकार है, तबाही का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार है। 2 महीने अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में। किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। आज मैंने पढ़ा है इस अखबार में कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने एक मांग रखी है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट भी किया जाए। ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। संबित पात्रा ने दूसरी लहर की तैयारियों को लेकर केजरीवाल के दावों को खोखला बताया, लेकिन सिसोदिया ने फिर वही सवाल हवा में उछाल दिया जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली को। किंतु वेव से पहले भी कह रहे थे हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे। आपने 1 महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक? कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। देश में वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी केंद्र की है या फिर राज्य सरकार की? सियासत में जारी इस बहस के बीच बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई उसकी पूरी डिटेल पेश करे। सरकार बताए कि तीनों वैक्सीनों को खरीदने के लिए कब कब ऑर्डर दिए गए, हर डेट पर वैक्सीन की कितनी डोज का ऑर्डर दिया गया और उसकी सप्लाई की अनुमानित डेट क्या है, अभी तक कितने प्रतिशत आबादी को 1 या दोनों डोज दी जा चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी और शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत को लगी, बाकी बचे लोगों को कब तक वैक्सीनेट किया जाएगा, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करे, आदेश में हर एक मुद्दे पर अलग अलग जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल से घिरी सत्ताधारी पार्टी ने केजरीवाल सरकार के सामने योगी सरकार का उदाहरण पेश किया, लेकिन सिसोदिया ने प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही वैक्सीन पर सवाल कर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई, ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है।
पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? देश में वैक्सीन की किल्लत है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इसे सीधे तौर पर कबूलने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर पिछले 100 दिनों से शांत रही घाटी में कल एक बार फिर से आतंक ने सिर उठाया। दक्षिणी कश्मीर के त्राल में बीते 24 घंटे के दौरान 2 आतंकी वारदातें हुई हैं। बुधवार शाम को आतंकियों ने त्राल के बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की गोली मारकर के हत्या कर दी, जबकि त्राल के एसओजी कैंप में पुलिस से हथियार छीन एक आतंकी भागने की कोशिश करने लगा तो जवाबी कार्रवाई में जवानों ने उसे मार गिराया। राकेश पंडित की हत्या के बाद परिवार का कहना है कि आतंकी कश्मीरी पंडित उनके निशाने पर हैं। पत्नी ने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो इन वारदातों के बाद सवाल यह उठने लगा है कि क्या आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर से कश्मीरी पंडित हैं, जिस तरीके से खासतौर पर निशाना बना रहे हैं आतंकी कश्मीरी पंडितों को, इसलिए यह सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि मारे गए वो बहुत शेर दिल थे, उसका क्या कहना है। वो तो हर कोई काम करते थे, उनका गरीबों का भी अमीरों का भी हर किसी की सहायता करते थे वो। तो क्या बातें हुई, कब घर से गए थे? 2 दिन हो गए। तो फिर उसने फ़ोन किया था कल, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा ऐसी दवा खा, तो 2 बार फ़ोन किया तो बाद में नहीं। बाद में फिर मैंने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ रहती दोनों। तो जब जाते थे क्या इस तरीके के कोई थ्रेट्स रहते थे, उनको हमेशा धमकाया जाता? हाँ, पहले रहते थे, बोल रहे थे कि वहाँ पे ऐसे मिलिटेंट घूम रहे हैं, उधर मैं जाता हूँ, जब त्राल जाता हूँ तो फिर सुबह जाता हूँ, शाम को रात को बैठता नहीं हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे उग्रवादी है तो वो ऐसे डर तो लगता है। इधर राकेश पंडित के बेटे ने पिता की हत्या को साजिश बताया है। राकेश पंडित के बेटे से बात की हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने। राकेश पंडिता जी के बेटे और उनके ब्रदर इन लॉ समय हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। पहले बेटे से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? पारस पंडिता। आपके पापा से कब लास्ट टाइम बात हुई? कल रात 8:30 या 9 बजे के आसपास। क्या बोला? नॉर्मली बात हुई थी। उन्होंने कहा था घर पे ख्याल रखना तू ही है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो पढ़ना अच्छी तरह से, ये बोला था। थ्रेट थी उनको? नहीं। कभी बोला उन्होंने कि थ्रेट है मुझे? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। तो आपको कब पता लगा कि ऐसे आतंकी ने उनको टारगेट किया है? मुझे रात को 12:30 बजे के आसपास। तो परिवार में कौन? मेरी दादी हैं, वो हैंडीकैप्ड है, और मेरे चाचू भी हैंडीकैप्ड हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मैं। आपको अपने फ्यूचर की चिंता सता रही है? हाँ, पापा पे ही डिपेंड था सब। अब फ्यूचर क्या है मेरा, मुझे कुछ नहीं पता। राकेश पंडिता के पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पूरा परिवार डरा हुआ है। रिश्तेदारों ने सरकार से सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की है। भाजपा नेता राकेश पंडिता की आतंकियों ने कश्मीर के त्राल में हत्या कर दी। हम इस समय राकेश पंडिता के घर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर कोई जो है बेहद ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर आप देखिए कि हर कोई जो है, जैसे उनको खबर लगी कि राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या की है, तमाम लोग उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे उनके घर में। आप परिवार वालों को देखिए, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। और ये देखिए लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा भी है। लेकिन ये परिवार की आप आपको हालत दिखा रहे हैं। राकेश पंडिता जो कि यहाँ पर जम्मू में रहते हैं, ये उनके परिवार हम आपको दिखा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन परिवार आप देखिए इस समय सदमे में है। इनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि राकेश पंडिता जो है अब उनके बीच नहीं रहे। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि जो परिवार वाले हैं उनके साथ खड़े रहें। कुछ और लोग भी हैं जो कि यहाँ पर रिश्तेदार उनके पहुँचे हुए हैं। हर कोई जो है यहाँ पहुँचा जैसे उनको पता लगा कि राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी, उनके घर पहुँचे हैं। आइए उनके कुछ रिश्तेदारों से यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं, इनसे भी जानेंगे। आपके रिश्तेदार राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी, क्या कहेंगे आप लोग? ये बहुत एक दुखद घटना जो कल रात को घटी है, क्योंकि 1 साल अभी अजय भारती को नहीं हुआ, तो ये कल समाचार जब आया तो ये
बहुत ही दुखद है, जिसके लिए हम पूरी इस घटना की निंदा करते हैं, क्योंकि हम ये सोच के नहीं चले थे जब हम ये इस मुहिम में निकले थे, हम क्योंकि हम अच्छाई के लिए निकले थे। अब एक अच्छाई का ये जवाब मिल रहा है, तो इसमें हम जितने भी आगे थे उससे ज़्यादा पीछे चले गए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने हर वक्त परेशानी ही परेशानी झेली हो, चाहे वो 1947 हो या 1948 हो, जब पलायन हमारा उस वक्त भी हम मारे गए। उसके बाद हमारे 1971 है, हमारी ज़मीनें छीनी गई है। उस वक्त 84 में हमारे मंदिरों को जलाया गया, हमारे घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उस वक्त गवर्नमेंट खामोश है, चाहे सेंटर हो या चाहे इस वक्त यूटी है, गवर्नमेंट हर वक्त खामोश रहती है। खबर राजस्थान से, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों मंत्रियों ने आपा खो दिया और शर्मों की मर्यादा टूट गई। सरकार शर्मिंदा हो गई। बोर्ड परीक्षाओं पर विचार के लिए हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने ही भिड़ गए दो वरिष्ठ मंत्री। पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा चाहते थे कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की कथित नाकामी के खिलाफ 4 जून को सभी मंत्री कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी और शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर आपत्ति जताई। बोले कलेक्टर को ज्ञापन देने से क्या हासिल होगा, ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। दोनों के बीच बहस तीखी हो गई, दोनों आपा खो बैठे। सरकार को मीडिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बहुत छोटी बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और धारीवाल जी दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार हॉट टॉक्स हो जाती है, लेकिन हॉट टॉक्स अच्छे काम को लेकर थी। वो भी कह रहे थे कि हमें विरोध करना है, फ्री वैक्सीन दिलवानी है, डोटासरा जी ने कहा, और धारीवाल जी भी कह रहे थे फ्री वैक्सीन दिलानी है। दोनों की बात एक ही थी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हॉट टॉक्स हो गई, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर पीएम मोदी पर लग रहे आरोपों से परेशान बीजेपी को राजस्थान कैबिनेट की बैठक में हुई इस तकरार ने कांग्रेस पर हमले का हथियार थमा दिया। बहुत सारी चीजें, लेकिन कल तो फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके इस झगड़े से राजस्थान की जनता को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना के कुप्रबंधन का ये बड़ा कारण था, और इसलिए वैक्सीन के मसले में दो मंत्रियों का, जिम्मेवार मंत्रियों का जो दृश्य पूरे राजस्थान ने देखा है, ये अब साफ हो गया कि इनकी नीयत राजस्थान की जनता की जिंदगी बचाने की नहीं थी, ये कुर्सी बचाने में लगे, और कुर्सी भी लड़ लड़ के बचा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में दो वरिष्ठ मंत्रियों का आपा खोना गंभीर बात है, लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि आखिर बेहद सीक्रेट माने जाने वाली कैबिनेट की बैठक के अंदर की बात बाहर कैसे आ गई। आखिर वो कौन लोग हैं जो अपनी ही सरकार और पार्टी की किरकिरी कराने पर तुले हैं। अलग अलग महकमे संभालने वाले सरकार के दो मंत्रियों के बीच वैचारिक मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में खुलकर किसी मुद्दे पर बहसबाजी कर लेना और कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी उसे लेकर झगड़ा कर लेना निश्चित तौर पर कई सवाल उठाता है। शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के इसी मतभेद को दूर करना अब सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। इधर राजस्थान के गांवों में ना तो कोरोना की जांच हो रही है, ना ही लोगों को वैक्सीन मिल रही है। दौसा के आलूदा गांव में न्यूज़ 24 की पड़ताल में सरकारी दावे की पोल खुल गई। राजस्थान के दौसा जिले का आलूदा गांव जिला मुख्यालय से बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में कोरोना संक्रमण के कारण सन्नाटा पसरा है। दुकानें बंद है, गलियां खामोश हैं। जैसे ही कोई गाड़ी इस गांव में रुकती है, लोग दौड़े चले आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई मेडिकल टीम उनकी खबर लेने आई है, लेकिन पास आते ही आस टूट जाती है। निराश होकर बैरंग लौट जाते हैं लोग। आलूदा गांव में 90% लोग वैक्सीन से महरूम हैं। जिन लोगों को वैक्सीन मिली भी है, वो इधर उधर जाने से मिली है। जुलाहो के इस गांव में जब न्यूज़ 24 का कारवां पहुंचा, लोगों का दर्द जुबान पर आ गया। इस गांव में कोरोना संक्रमण का हालांकि कोई मामला अभी तक बड़ा सामने नहीं आया, जिसके चलते किसी परिवार के मौत हुई है या उन्हें जयपुर जाकर इलाज कराने की नौबत आई है, लेकिन संक्रमण बीमारियां हर गली मोहल्ले में नजर आ जाएगी। गांव के लोगों की माने तो 12 किलोमीटर दूर यहाँ से अस्पताल है जहाँ पर इलाज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी मेडिकल सुविधा या कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ने आके इन्हें नहीं बताया कोरोना से कैसे बचा जाना चाहिए। अस्पताल में पता लगता है इनको कोरोना है, जब पता लगता है। ऐसे कोई लोग हैं इस गांव में आपके? ऐसे तो डॉक्टर भी है, मगर कोई वो उपलब्ध नहीं है। मतलब झोला छाप डॉक्टर ज्यादा है यहाँ पे। क्या है, झोला छाप डॉक्टर ज्यादा है और यहाँ पे चिकित्सा उपकरण कम है और गांव में गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। कोरोना के कभी वो इंजेक्शन लगाया और टीका लगाते हैं जो वैक्सीन? मेरे पापा के लगा है। आपके?
मेरे नहीं लगा। क्यों? अभी कोई आया ही नहीं लगाने। वैक्सीन खत्म है यहाँ। वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन नहीं आ रही। नहीं आ रही। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। गांव में पानी की समस्या भी विकराल है। टैंकर आते ही भीड़ लग जाती है। प्यासे लोग कोरोना का डर भूल जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 18+ वाले एक शख्स को भी यहां पर टीका नसीब नहीं हो सका है। इधर चेतन चीता को लेकर दुआओं का दौर जारी है। वो हरियाणा के झज्जर के एम्स में भर्ती हैं, जिनके सेहतमंद होने की दुआ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। ये पूजा और प्रार्थना हिंदुस्तान के उस जाबाज के लिए हो रही है जो एक बार फिर मौत से जंग लड़ रहा है। देश के चीता जो हरियाणा के झज्जर के एम्स में भर्ती हैं, जिनके सेहतमंद होने की दुआ पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। देश का ये वीर वायरस को हराकर फिर ड्यूटी पर लौटे, इसके लिए जम्मू में सीआरपीएफ की 166 बटालियन कैंप में मौजूद मंदिर के अंदर सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर लगातार दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही पुकार है कि ईश्वर जल्द से जल्द इन्हें ठीक करे और फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे। यहाँ पर ऑफिसर जवान हर कोई जो मंदिर में मौजूद है यही प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है कि हे ईश्वर जल्दी से जल्दी फाइटर चेतन चेता जो है जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सुकुशल होकर जो है वापिस अपने परिवार में जाएं और दोबारा अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें। ये देखिए विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। इस विशेष पूजा अर्चना का मकसद यही है कि जितनी जल्दी हो सके चेतन चीता जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी आपके अपने ऑफिसर जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे चेतन चीता सर योद्धा नहीं महायोद्धा हैं। उन्होंने 9 गोलियां खाकर भी फिर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन किए थे। हम सभी की यही दुआएं हैं कि एक बार फिर वो कोरोना को परास्त करके फिर हम लोगों के बीच में आए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, कोरोना को हराएं और ड्यूटी ज्वाइन करें। ये चेतन चेता की ट्रेनिंग और उनका विल पावर ही है कि वो आतंकियों की 9 गोली खाने के बाद भी मौत को मात देकर ड्यूटी पर वापस लौट आए थे और वो अपने अंडर रहने वालों को भी बेहद सख्त ट्रेनिंग देते हैं। उनके अंडर ट्रेनिंग लेने वालों को पूरा यकीन है कि वो एक बार फिर से ये मुश्किल जंग जीत जाएंगे। सीआरपीएफ के जांबाज ऑफिसर चेतन चीता के अंडर ट्रेनिंग करने वाले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशिकांत साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने चेतन चीता साहब के साथ काम किया है, उनकी बहादुरी के किस्से आप बताइए। क्लास जब लेने के लिए इंटर किए तो चेतन चीता सर को देखने के बाद एक मोटिवेशन जो होता है कि हम लोगों को लगा, हमारे जो भी ट्रेनिंग हमारे बैचमेट थे सारे लोगों को लगा, वो क्लास लेके जब गए तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम लोग एक सही जगह पे आए हैं। इतने वो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, वैसा ऑफिसर मतलब देखने से और उनके साथ काम करने से एक मोटिवेशन मिलेगा देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने फोर्स के प्रति जी जान लगाने का। और वैसा उन्होंने कर भी दिखाया। आपने देखा होगा कि 9 गोलियां सीने पे खाकर उसके बाद भी उन्होंने जो जीवटता का परिचय दिया, फिर वापस हम लोगों के बीच में आए। हम लोगों की सारे पूरे सीआरपीएफ परिवार की, जो देश की सबसे पुरानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सभी लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने वापस आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड को भी परास्त करके, कोरोना को भी परास्त कर वो फिर दोबारा हम लोगों के बीच में आएंगे। आपको बता दें कि चेतन चीता की सेहत पर न्यूज़ 24 की पल पल की नजर है। ऑक्सीजन लेवल में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया चेतन चीता का बीपी भी नॉर्मल है। उम्मीद है कि जल्द ही वो सेहतमंद होकर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। नाम में ही है कि वो चेतना से चीता हैं। बेशक वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 के साथ साथ तमाम लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल में भी हल्की सुधार दिख रही है। बस अब यही उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएं और घर वापस लौट आएं। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।